सनातन के जो साधु संतों को सांड बोलने पे आप कुछ नहीं बोलेंगी, गौ माता के गोबर के बदबू आती है उसके ऊपर आप कुछ नहीं बोलेंगी, लालू प्रसाद कुंभ को फालतू कहेंगे उस पर आप कुछ नहीं कहेगी। आप बोलते हैं कि नहीं भाजपा मुस्लिम विरोधी, मैं वहां की बात करूंगा 15% वोट भाजपा को खाली मिल सकते तो परिस्थिति बदल रही है गरिमा जी। और आपको धमकी की चोट पे कहता हूं, मैं भी आज जब परिणाम आएंगे तब आपको मालूम चलेगा। मैं जवाब दे रहा हूं आपको, वही बोल रहा था, आप थोड़ा बीच में बोल गई। तुष्टीकरण के सामने सशक्तिकरण क्या होता है उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। और नरेंद्र मोदी को वो देश के लिए खतरा मानते थे, उन्हीं के साथ फिर उन्होंने सरकार बना ली। तो क्या लेकिन मुझे लगता है कि अब वहां की अकलियत को भी ये बात समझ में आ गई है कि दरअसल नीतीश कुमार के साथ जाने से कोई फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि अंतिम नुकसान उन्हीं का होता है। इसलिए इफ्तार पार्टी आज वक्त पर सवाल खड़े हो रहे हैं, 3 तलाक पर सवाल खड़े हो रहे हैं, मुसलमानों पर लगातार अत्याचार के सवाल खड़े हो रहे हैं, तो बीजेपी के साथ आप थे और हैं, और उस वक्त है जब हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा। ये तो सच्चाई है ना। आप एक साइड बात नहीं कर सकते ना गरिमा जी, यू कैन नॉट टॉक वन साइडेड ना। व्हेन यू आर आस्किंग क्वेश्चन टू मी ऑफ पर्टिकुलर थिंग यू हैव टू आंसर फॉर अदर थिंग्स। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। आज की डिबेट बिहार चुनाव के मुद्दे पर होने वाली है। इसी साल के अंत तक बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार भी नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार की छवि एक सेक्युलर नेता की रही है। पिछले 20 सालों में जेडीयू को बड़ी संख्या में मुसलमानों का वोट भी मिलता रहा है, लेकिन वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर नीतीश कुमार मोदी सरकार के साथ खड़े हैं। तो विपक्षी दल इसी बात को मुद्दा बनाकर नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, और इस बार कुछ मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बायकॉट भी किया है। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से रोहन गुप्ता और राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस पार्टी के समर्थक आशुतोष गुप्ता हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिहार का पूरा इक्वेशन नीतीश कुमार के लिए और बिगड़ता दिख रहा है क्या? बीजेपी अपने एजेंडे पर आगे बढ़ रही है और नीतीश कुमार उस स्थिति में नहीं है कि मुखालिफत कर सके। 20 साल से ज्यादा हो गया है जब वो नीतीश कुमार की पिछलग्गू बन के बनती रही है। देखिए आज की तारीख में मुझे लगता है कि 2026 या 2025 का जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि वो अपने बल पे वहां सरकार बनाए। तो कोई पार्टी जो राष्ट्र के स्तर पर 303 सीट लेकर आ सकती है, जो उड़ीसा में अपने बल पे बहुमत ला सकती है, तो बिहार में क्यों नहीं ला सकती। इसलिए मुझे इस पे कोई हैरानी नहीं है और नीतीश कुमार इन सब मसलों पे बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार ने कम से कम 20 साल में अगर आप देखें तो 18 साल या कम से कम 16-17 साल तो उन्होंने बीजेपी के साथ ही सरकार चलाई है अपनी। तो भले ही त्यागी जी हम लोगों के वरिष्ठ हैं, बड़े वरिष्ठ नेता, उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन हकीकत यह कि नीतीश कुमार की जो सेकुलर पॉलिटिक्स है वो सस्पेक्ट है, डाउटफुल है। और डाउटफुल इसलिए भी है क्योंकि देखिए अभी बात हो रही थी धारा 370 को लेके। खुद मैं त्यागी जी का बयान याद दिला दूं कि उन्होंने कहा था कि भाई हम लोग तो 1996 से लगातार धारा 370 का विरोध करते आए, विरोध करेंगे। और इनके एक नेता थे रजाक, उन्होंने कहा था मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन 2 दिन के बाद आरसीपी सिंह ने अपना बयान बदल दिया। उन्होंने कहा कि भाई अब तो कानून पास हो गया इसलिए हम धारा 370 के साथ है। तो 3 दिन के अंदर अगर आप धारा 370 के ऊपर भारतीय जनता दल यूनाइटेड अपनी सोच बदल सकती है और बिहार के अंदर उसको आरजेडी के साथ सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं, जिनके बारे में वो कहते हैं कि वो जंगल राज चलाते थे और बिहार की स्थिति बड़ी खराब हो गई थी। फिर जिन नरेंद्र मोदी के साथ वो खड़े नहीं होना चाहते थे, पोस्टर छप गया था 2013 में, तो उन्होंने बाकायदा भोज कैंसिल कर दिया था और नरेंद्र मोदी को वो देश के लिए खतरा मानते थे, उन्हीं के साथ फिर उन्होंने सरकार बना ली। तो क्या ये नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स 43 सीटों से और घटती हुई दिखेगी क्या? देखिए मैं अब ये तो नंबर तो मैं नहीं प्रेडिक्ट कर सकता हूं, लेकिन अब मुझे प्रेडिक्ट करना चाहिए पत्रकार होने के लिए। इतना मैं जरूर मानता हूं कि 2025 का विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी गठबंधन के बीच में होगा। जनता दल यूनाइटेड अगर अपनी छवि को बचा पाए तो बचा पाए, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स उसी तरीके से खत्म हो जाए बिहार के अंदर जैसे बाकी समाजवादियों की पॉलिटिक्स चाहे वो खत्म हो गई या मार्जिनलाइज हो गई। उड़ीसा के अंदर बीजू जनता दल की पॉलिटिक्स तो खत्म हो गई ना। आप उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए मायावती की पॉलिटिक्स खत्म हो गई ना। तो जिस के साथ भारतीय जनता पार्टी जाती उसकी पॉलिटिक्स खत्म कर देते। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं देखिए बिहार के अंदर जो स्वाभाविक वोट है मुसलमानों का वो आरजेडी के साथ या महागठबंधन के साथ ही जाता है, और कुछ वोट जो है वो जरूर जनता दल यूनाइटेड के साथ रहता था, नीतीश कुमार के साथ। लेकिन मुझे लगता है कि अब वहां की अकलियत को भी ये बात समझ में आ गई है
कि दरअसल नीतीश कुमार के साथ जाने से कोई फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि अंतिम नुकसान उन्हीं का होता है। इसलिए इफ्तार पार्टी आज जब वक्त पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तब 3 तलाक पर सवाल खड़े हो रहे हैं, मुसलमानों पर लगातार अत्याचार के सवाल खड़े हो रहे हैं, तो नीतीश जी की पार्टी नहीं बोलती उसके मसले पर। आप अपने को सेकुलर पार्टी कहते हैं, चलिए मान लेता हूं कि राजनीति में ऐसा होता है कि आप कभी आपको स्ट्रेटेजिक चुप होना चाहिए, लेकिन कुछ तो ऐसे मसले होते हैं जिन पर आपको बोलना चाहिए। भाई 20 साल आप मुख्यमंत्री रह लिए, जनता दल यूनाइटेड 20 साल सरकार में रह ली, कितने साल आप सरकार में रहना चाहते हो, और वो भी उस वक्त में जॉर्ज फर्नांडिस की पार्टी। देखिए ये बहुत ही ऐसा विषय है जिस पर जनता दल यूनाइटेड बिल्कुल डिफेंसलेस है। मैंने जॉर्ज फर्नांडिस का 1991 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में वो फायरी भाषण सुना था, जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में न जाने क्या क्या कहा था, और हम सब लोग उससे ऊर्जास्वित हुए थे कि एक नेता है इस देश के अंदर जो सांप्रदायिकता के खिलाफ जबरदस्त लड़ रहा है। वही जॉर्ज फर्नांडिस 1998 आते आते अटल बिहारी वाजपेयी के सबसे बड़े सिपाहसालार बन जाते हैं, और जब गुजरात में दंगा होता है तो उस वक्त उन्होंने जाके लौट के जो रिपोर्ट दी थी, सारे समाजवादी जो इस देश के थे कितने नाराज और क्षुब्ध हो गए थे। अच्छा, बीजेपी के साथ आप थे और हैं, और उस वक्त है जब हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा। बस ये तो यहीं पर सच्चाई है ना। ये क्या है? एक नंबर का डिब्बा है, डिब्बा। एक सेक्युलर छवि के नेता वो ना वक्फ पर बोलेंगे, ना उत्तर प्रदेश में मस्जिदें ढक दी गई होली पर, ना उस पर बोलेंगे, छतों पर नमाज नहीं पढ़ सकते ना उस पर बोलेंगे, अगर सड़क पर नमाज पढ़ ली तो पासपोर्ट जब्त हो जाएगा ना उस पर बोलेंगे, FIR मुकदमा दर्ज हो जाएगा ना उस पर बोलेंगे, हाथ काट दो अगर किसी अंग पर होली का रंग गिर गया तो वो अंग काट दो ना उस पर बोलेंगे। ये दिक्कत गरिमा जी, ये तो सारा ये डर तो नीतीश कुमार का है ना, उसका मैं जवाब दूं, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। अब आपने जो एग्जांपल दिए, मैं आपको सामने सवाल पूछता हूं। सनातन के जो साधु संतों को सांड बोलने पे आप कुछ नहीं बोलेंगी, गौ माता के गोबर के बदबू आती है उसके ऊपर आप कुछ नहीं बोलेंगी, लालू प्रसाद कुंभ को महाफालतू कहेंगे उस पर आप कुछ नहीं कहेगी। सरकार है क्या? यूनियन गवर्नमेंट में बैठा कौन है? संविधान के मुताबिक चलने की जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, आपको बैलेंस बात तो करनी पड़ेगी। किसकी है भाई? आपको देखिए, मैं आपको वही कह रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टी मैं आपको वही कह रहा हूँ, बट यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट। आप एक साइड बात नहीं कर सकते ना, गजब बेइज्जती है। गरिमा जी, you cannot talk one-sided ना। When you are asking question to me of particular thing, you have to answer for other things। अच्छा ठीक है रोहन गुप्ता, बिहार में 75% मुस्लिम मतदाता गया आरजेडी कांग्रेस के पास, जेडीयू और बीजेपी के पास गया मात्र 5% मतदाता मुसलमानों का। तो जब नीतीश बीजेपी के साथ खड़े हुए मुस्लिम छिड़क गए नीतीश कुमार से। पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि तुष्टीकरण का मतलब धर्मनिरपेक्षता नहीं है। जो भी आदमी वक्फ अमेंडमेंट बिल पढ़ेगा, जो प्रावधान की बात है, जो हमारे सामान्य मुस्लिम भाई बहन है उसको वक्फ प्रॉपर्टी का, लाखों करोड़ की जो वक्फ प्रॉपर्टी का लाभ मिले वो प्रावधान है। और अभी 2 दिन पहले ही जो कांग्रेस के एक MP ने कहा कि 95% मुस्लिम भाई बहन गरीब है, तो जिम्मेदारी किसकी है? अगर 75 साल में से 65 से 60 साल कांग्रेस का और साथियों का शासन रहा और मुसलमानों की परिस्थिति का जिम्मेदार कौन है? और 11 साल की अकाउंटेबिलिटी रोहन गुप्ता आप बड़ी आसानी से भूल जाते हैं। दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं, नहीं बिल्कुल नहीं भूलूंगा, मैं जवाब दे रहा हूं आपको। वही बोल रहा था, आप थोड़ा बीच में बोल गई। तुष्टीकरण के सामने सशक्तिकरण क्या होता है उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जब ट्रिपल तलाक बिल आया तब भी पूरे देश में यह माहौल बनाया गया तो मुसलमानों के खिलाफ है, इस्लाम के ऊपर अटैक है। क्या हुआ बाद में? आज स्वीकार हुआ, दिल्ली में 15% जो मुस्लिम वोट है भाजपा को मिले हैं। मैं आधिकारिक तौर पर कहता हूं, कहां से मिले? बात तो सही है। भाई इतना सशक्तिकरण हो गया मुसलमानों का बीजेपी के राज में, उसके बावजूद मात्र 2.5% सरकारी नौकरियों में मुसलमान है। आबादी है 14% पूरे देश में। देखिए वापस आप रिजर्वेशन की बात करेंगे। हमारे संविधान ने क्लियरली कहा है कि कभी भी कास्ट धर्म के बेस पे रिजर्वेशन नहीं होता। मैं तो हम संविधान की बात करते हैं, मैं यही रिजर्वेशन की बात नहीं करती। मैं आपको आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको यही बोल रहा हूं, एक चीज समझिए गरिमा जी, संविधान के तहत जो भी होता है वो सही है, वही होता है गलत है। तुष्टीकरण करना, मैं आपको वही बोल रहा हूं कि फर्क तुष्टीकरण और सशक्तिकरण में क्या है। तुष्टीकरण का मतलब है कि हमको किसी के कुछ करना नहीं है, सिर्फ दिखावा करना और हकीकत में जो होना है वही होना है। और सशक्तिकरण का मतलब है कि धरातल तक उस योजनाओं का लाभ हर भारतीय तक पहुंचाना है। और यही चीज देश की जनता समझ रही है। और दिल्ली उसका एग्जांपल है, 15% मुस्लिम भाई बहनों के वोट मिले हैं भाजपा को। नीतीश कुमार जी प्रखर राजनीति के हैं, उनको मालूम है क्या सही है क्या गलत है। आप चीजों को तोड़ जोड़कर या पर्टिकुलर धर्म और जाति की बात नहीं सकते, कॉम्बिनेशन होता है। और मैं आपको यही कह रहा हूं कि धीरे धीरे, जो मैं आपको खाली दिल्ली में सिर्फ भाजपा की बात कर रहा हूं, आप बोलते हैं कि नहीं भाजपा मुस्लिम विरोधी, मैं वहां की बात कर रहा हूं। अगर 15% वोट भाजपा को खाली मिल सकते तो परिस्थिति बदल रही है गरिमा जी। और मैं आपको डंके की चोट पे कहता हूं, मैं भी आज बिहार में बैठा हूं, जब परिणाम आएंगे तब आपको मालूम चलेगा। आप मुझे आंकड़ा दे दीजिए, 15% वोट मुसलमानों का कहां मिल गया? मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं अभी आपको, मैं आपको दिल्ली की बात कर रहा हूं।
आपको आंकड़ों के साथ बोल रहा हूं दिल्ली में। आप तो आंकड़े दिल्ली निकाल के देख मेट्रोपॉलिटन लीजिए। सिटी है और मैं मैं आंकड़ा आधिकारिक तौर लेकर से नहीं आपसे बात बैठी। कर रहा हूं। बिहार में नहीं, मात्र बिल्कुल, 5% वहां मुसलमान पे गया बिहार का नहीं, एनडीए आप के साथ। मैं आपको वही बोल रहा हूं कि आप अगर आने वाले दिनों में देखेंगे, मैं आपको यही कह रहा हूं कि ये जो तुष्टीकरण की राजनीति, ओवैसी जैसे लोग हैं, कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी है, आज कुंभ को फालतू बोल के तुष्टीकरण करके आपको क्या लगता है कि मुस्लिम भाई बहन उसको वोट दे देंगे? ये मानसिकता से उनको बाहर आना होगा। देखा दोस्तों, आपने आशुतोष गुप्ता और रोहन गुप्ता दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।